बीकॉम द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र द्वितीय भाषा हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 4 अर्थात संप्रेषण मूलक एवं व्यावसायिक हिंदी में हम बैंकिंग की हिंदी समझने का प्रयास कर रहे थे। यानी बैंक में जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है और खास करके राजभाषा अध्यादेश को लागू करने के लिए जो राष्ट्रीयकृत या राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनमें किस प्रकार से हिंदी को बढ़ावा मिल रहा है, ये हमने देखा है, वो प्रयास देखे हैं। आज हम देखेंगे कि बैंकों में हिंदी के प्रयोग का भविष्य क्या है। ये ठीक है कि बैंकों में हिंदी के प्रयोग के मामले में कई कठिनाइयां हैं जिनको दूर किया जा सकता है, किंतु इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि बैंकों में हिंदी का प्रयोग नहीं हो रहा है। यानी कठिनाइयां बहुत सारी हैं, लेकिन इन कठिनाइयों के चलते हिंदी का प्रयोग ही नहीं हो रहा है, ऐसा मानना भी गलत है। सच्चाई तो यह है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों में स्वाभाविक रूप से हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग बढ़ रहा है। बैंक चूंकि राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं और अपना कारोबार करने में इन्हें राष्ट्रीय स्तर की भाषा अर्थात हिंदी भाषा जो हमारी राष्ट्रभाषा है उसी में सुविधा होगी, इसमें कोई दुमत नहीं हो सकता। इसलिए हिंदी का प्रयोग आज के समय की मांग है। आज ग्रामीण और अर्धशहरी शाखाओं में बैंकों के अधिकांश कार्य हिंदी में ही होते हैं। हिंदी भाषी प्रदेशों में ही नहीं बल्कि अहिंदी भाषी प्रदेशों में भी हिंदी का प्रयोग बढ़ा है, खास करके महाराष्ट्र में। बैंकों के लगभग सभी कर्मचारी हिंदी का कार्य साधक ज्ञान लिए हुए हैं तथा लगभग सभी कर्मचारियों को हिंदी कार्यशालाओं के द्वारा प्रशिक्षित भी किया जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं यानी बैंकों की जितने भी प्रतियोगिता युक्त परीक्षाएं होती हैं, स्पर्धा परीक्षाएं, उन सब में भी हिंदी आती है। इतने नहीं, साक्षात्कारों में भी हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है। मतलब मुलाकात, मतलब जो अंतिम स्टेज होती है किसी भी नौकरी पाने की, तो उसमें जो मुलाकात ली जाती है, साक्षात्कार लिया जाता है, उसमें हिंदी का ही प्रयोग अधिकतर होता है। कुछ सरकारी योजनाओं की वजह से तो कुछ मानसिकता में परिवर्तन की वजह से इस दिशा में कुछ सुधार भी हुआ है। इससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग सभी बैंकों में राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए राजभाषा अधिकारियों की नियुक्ति होती है। देखिए, प्रत्येक बैंक में इतना ही नहीं, जितने भी केंद्र सरकार के अन्य राज्यों में, केंद्र सरकार के अहिंदी भाषी राज्यों में जितने भी कार्यालय है उन सब में एक राजभाषा अधिकारी होता है। जैसे बीएसएनएल में होता है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में होता है, जैसे बैंक में होता है, जैसे आकाशवाणी में होता है, जैसे दूरदर्शन के हर केंद्र में राजभाषा अधिकारी होता है। और वह राजभाषा अधिकारी अपनी ओर से हिंदी की यथातथ्य सेवा करने का प्रयास करता है। और यही बात हमें महाराष्ट्र ही नहीं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, बंगाल, गुजरात, इन सभी अहिंदी भाषी राज्यों में हमें देखने को मिलती है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि केवल राजभाषा अधिकारी ही हिंदी में काम करते हैं ऐसा नहीं है, उन पर एक ज्यादा जिम्मेदारी होती है। और हमारे यहाँ देखिए, उस्मानाबाद के बीएसएनएल ऑफिस में अब रिटायर हो गई एक मैडम थी, वे मुझे बार बार बुलाती थी, तो मैं एक प्रकार से हिंदी की सेवा करने के लिए वहाँ जाता था। मेरे अनुभवों का कथन होता था, वहाँ प्रतियोगिताएं लेता था, पुरस्कार देता था, कुछ पुस्तकें भेंट देता था। तो ये मेरे एक हिंदी अध्यापक बनने में इन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। अब देखिए, ये केवल राजभाषा अधिकारी नहीं, अपितु अनुवादक की भी पोस्ट उसमें होती है। बाद में आशु लिपिक या आशु लेखक होते हैं, जिनको हम स्टेनो कहते हैं, जो रनिंग लिपि में लिखा करते हैं। और टंकक, अब तो देखिए टाइपराइटर तो अब लगभग उड़ गया,
लेकिन उसकी जगह अब कंप्यूटर में भी हिंदी टाइपिंग की बहुत अच्छी सुविधा दोनों प्रकार से है। मतलब आप हिंदी टाइपराइटर का इस्तेमाल, देवनागरी टाइपराइटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप ट्रांसलिटरेशन कर सकते हैं। मतलब ए दबाया तो वहां आ आएगा, आय दबाया तो ई आएगा, बी ए दबाया तो बाबा आएगा टाइप करते समय। ये भी ट्रांसलिटरेशन, खास करके यूनिकोड के जितने भी फॉन्ट्स हैं उनमें ये सुविधा आ चुके हैं अब। इतना ही नहीं, ISM का एक फॉन्ट DVOTT सुरेख, ये देवनागरी लिपि के टाइप करने के लिए यूनिकोड यूनिकोड फॉर्मेट बनाया गया है, यूनिकोड फॉन्ट बनाया गया है। तो इस प्रकार से बहुत से फॉन्ट हैं, और मेरे ख्याल से कि आज टंकन की भी आवश्यकता नहीं रही है। आप कंप्यूटर पे इंटरनेट के सहारे, आपके मोबाइल पर इंटरनेट के सहारे बोल करके भी टाइपिंग कर सकते हैं। बस उसमें केवल पूर्ण विराम या कहीं वर्तन की कोई गलती हो तो उतना ठीक करने के लिए टंकन करना पड़ता है। बाकी सब आप वाणी लेखन के द्वारा, जिसको हम वॉइस टाइपिंग कहते हैं, उसके माध्यम से ये सब कर सकते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले मुझे याद आता है 1990 के आसपास, जब मैं 90 95 के आसपास जब हमने पहली बार कंप्यूटर देखने की कोशिश की थी, तो उसमें भी मराठी फॉन्ट नहीं थे, देवनागरी फॉन्ट नहीं थे। बाद में वो आए। लेकिन मुझे याद आता है कि उस जमाने में जितने भी फिल्म लेखक थे या जितने भी पटकथाकार थे, उपन्यासकार थे, वे रोमन लिपि के माध्यम से, मतलब उस समय वाणी लेखन की परंपरा देवनागरी के लिए नहीं आई थी। वाणी लेखन देवनागरी लिपि में से नहीं हुआ करता था। तो ये वाणी लेखन केवल रोमन लिपि में हुआ करता था, और बड़े बड़े उपन्यासकारों ने अपने उपन्यास पहले बोल करके अंग्रेजी में टाइप किए हुए हैं, मतलब रोमन लिपि में टाइप किए हुए हैं, भले उसकी भाषा हिंदी हो, और बाद में वो जैसा का वैसा उसके फिर से उसका ट्रांसलिटरेशन कर करके छापा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि राजभाषा अधिकारी, अनुवादक, अश्वलिपिक और टंकक, ये बहुत बैंकों में है, अनेक बैंकों में है, प्रत्येक बैंक की प्रत्येक शाखा में है। ये सभी लोग हिंदी के प्रचार प्रसार में जी जान से जुटे हुए हैं। इस वजह से आज लोगों में हिंदी में कामकाज करने का एक आशाजनक माहौल निर्माण हुआ, एक वातावरण निर्माण हुआ है, दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे इसका प्रभाव बैंकों के मध्यम वर्गीय ग्राहक वर्ग पर भी पड़ा है, और ग्राहक भी बैंकों के आज हिंदी में व्यवहार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस परिवर्तन की प्रक्रिया ने बहुत ज्यादा गति पकड़ी है, और मैं अनेक बैंकों में जब जाता हूं तो मैं सारे व्यवहार में हिंदी में करता हूं। इतना ही नहीं, ATM का भी जो जहां आपको भाषा का चयन करना है तो उसमें भी हिंदी भाषा का ही चयन करता हूँ। मेरे हस्ताक्षर हिंदी में है, मैं बोलता हिंदी में हूँ अधिकतर। तो ऐसा अगर प्रयास आप लोगों ने भी किया तो हिंदी बैंकिंग के क्षेत्र में और भी अधिक विकसित हो सकती है। किसी की चलन को बदलने में समय लगता है, ये तो जरूरी है, ध्यान रखिए। समय यानी वक्त ऐसी चीज है। देखिए, मुझे साहिर लुधियानवी की वो कविता याद आती है, जो शायद उन्होंने रवि जी के संगीत निर्देशन में एक फिल्म में इस्तेमाल की थी। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। यानी वक्त तो देखिए सभी प्रश्नों का उत्तर है, लेकिन धीरे धीरे क्यों ना हो, हिंदी एक एक आम तौर पर बैंकिंग ही नहीं, अनेक व्यवसायों की भाषा बनने जा रही है। और इसमें अब किसी को कोई अतिशयोक्ति भी नहीं होगी, और ये कहने में कोई लांछन भी नहीं होगा कि हिंदी अब विश्व के अनेक व्यवसायों की भाषा बन चुकी है। मैं एक दो उदाहरण दूं आपको। हमारे बचपन में देखिए पेप्सी के विज्ञापन आते थे, तो पहला विज्ञापन आया था नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट, ये पूरा तरह अंग्रेजी था। लेकिन बाद में इसमें देखिए अमिताभ जी, शाहरुख जी ने उसकी जब जाहिरात की, तब उसके शब्द बदल गए, ये प्यास है बड़ी, ये दिल मांगे मोर। तो ये जो व्यवसाय में खास करके विज्ञापन, और विज्ञापन के बिना व्यवसाय नहीं होता, और विज्ञापन हो व्यवसाय हो उसके लिए बैंक बहुत जरूरी होता है। इसलिए हिंदी ये जो चलन बदल रहा है, समय लग रहा है इसे, लेकिन ये समय जरूर बदलेगा, और एक दिन ऐसा आएगा। आज भी देखिए बहुत सारे विज्ञापन ये हिंदी में होते हैं, लेकिन उसकी लिपि रोमन है। अब ये चलन थोड़ा थोड़ा बदलता जाएगा, क्योंकि आमतौर पर जो देवनागरी लिपि नहीं जानते
उन लोगों को रोमन लिपि के माध्यम से हिंदी सिखाने की कोशिश की जा रही है। और हमने 10 जनवरी 2021 के दिन जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिन रहता है, उस दिन हमने देवनागरी लिपि पर की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी ली थी। उसकी यूट्यूब लिंक भेज दिए। उसमें अगर आप कैलिफोर्निया जैसे, नीदरलैंड जैसे, हॉलैंड जैसे या फिर अनेक देशों में जो हिंदी प्रचार प्रसार करने वाले लोग हैं, वो अपने इतने कष्ट उठाते हैं कि आप शायद समझ नहीं पाएंगे। और वही कष्ट यहाँ भारत में भी बहुत से लोग उठा रहे हैं, खास करके बैंकिंग और व्यवसाय के क्षेत्र में। और धीरे धीरे ये प्रगति होती जाएगी, विकास होता जाएगा, और एक व्यावसायिक भाषा के रूप में भी हिंदी एक प्रबल भाषा के रूप में हमारे सामने आएगी और अंग्रेजी को अपदस्थ अवश्य करेगी, लेकिन समय लगेगा। व्यक्तिगत तौर पर हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे समय बीतेगा, हमारी पीढ़ियों पर से अंग्रेजी और अंग्रेजों और अंग्रेजियत की गुलामी का असर कम होगा। मतलब 200-250 वर्षों की गुलामी एक क्षण में छटेगी, ऐसा नहीं है। अब हमारा देश स्वतंत्र होकर के 70, 72, 75 वर्ष होते आए हैं, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि आगे चल करके हिंदी इसको अपदस्थ नहीं कर पाएगी। और ध्यान रखिए, मैं ये बात बताऊं आपको कि हिंदी तो बाजार की भाषा है। हिंदी का पहला वाक्य बाजार का है। यानी जैसे मराठी का पहला वाक्य शिलालेख पर लिखा है ना, चामुंडराय करविले नाम का, वैसे हिंदी का पहला वाक्य बाजार का है। तेरे मेरे इतने दे, इस प्रकार का वाक्य ऐतिहासिक दृष्टि से जो ईसा की 4वीं-5वीं शताब्दी का है। मतलब हिंदी बहुत पुरानी भाषा, और हिंदी बाजार की भाषा है, हिंदी व्यवसाय की भाषा है। तो बैंक की भाषा हो जाना इसमें कोई कठिनाई नहीं, लेकिन उससे समय जरूर लगेगा। अब देखिए, बैंक के कर्मचारी भी कुछ हैं जो अभी भी, मैंने कल भी कहा था, जैसे कि कुछ लोग जानबूझ करके ये नाटक करते हैं कि शब्द डाल देते हैं एक आधा अंग्रेजी का, और हमें अंग्रेजी बहुत आती है, लेकिन जब अगर उनसे कहा जाए प्योर इंग्लिश में सब कुछ बोलो, तो बोल नहीं पाएंगे। यानी खालिश अंग्रेजी में बोल नहीं पाते, लेकिन लोगों पर थोड़ा बहुत प्रभाव डालने के लिए अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल मात्र करते हैं, लेकिन व्याकरणिक संरचना उनकी अपनी हिंदी या मराठी की ही होती है। तो देखिए, ऐसे कुछ कर्मचारी हों, उनकी भी मानसिकता बदलेगी। और सारे ग्राहक जो हैं, बैंकों के जो ग्राहक हैं, वो भी धीरे धीरे हिंदी के सहज स्वाभाविक प्रयोग पर उतर आएंगे। आज बैंकों में कर्मचारियों की एक नई पौध पनप रही है, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में काम करने में सक्षम है। ध्यान रखिए, वो चाहे अंग्रेजी में भी काम कर सकते हैं, चाहे हिंदी में भी काम कर सकते हैं, दोनों भाषाओं द्विभाषी होकर के। अब देखिए, और ये वो गर्व से कहेंगे आगे जाकर के, हाँ मैं हिंदी में काम करता हूँ, ये जरूर होगा। सच में देखा जाए तो हम यह चाहते हैं, यही चाहते हैं हम सब अध्यापक लोग, लेखक लोग, जितने भी हैं, जितने सारे, वे सारे, क्योंकि इसी में तो हमारी, हम सबकी भलाई है, कल्याण है। क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 125 वर्ष पहले कहा था, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। अपनी भाषा की जब तक उन्नति नहीं होती, तो बाकी अन्य चीजों की उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए हमें पहले हमारी भाषा की उन्नति करनी जरूरी है, और यहीं से हमारी सारी उन्नतियां होती। मैं एक दो उदाहरण बता दूंगा आपको चीन और जापान का। चीन और जापान लगभग, मतलब चीन तो लगभग हमारे साथ ही स्वतंत्र हुआ, जापान थोड़ा सा आगे पीछे स्वतंत्र हुआ होगा, लेकिन इन दोनों ने, दोनों देशों में, उन्होंने उनकी मिनिस्ट्री में एक, मतलब उनका जो मंत्रालय होते हैं, उसमें एक मंत्री ही अलग से रखा गया है, वो है अनुवाद का। और वे अपने छात्रों को, अपने बच्चों को देश विदेशों में, इंग्लैंड अमेरिका में पढ़ने के लिए भेजते हैं, और जैसे वो पुस्तकें वहां से लाते हैं पढ़ करके, तो 1 महीने के भीतर भीतर उन्होंने जो कुछ पढ़ा उसका अनुवाद उनकी चीनी या जापानी भाषा में उन्हें करना पड़ता है, और तब वहां के लोग आगे चल करके इतनी प्रगति कर पाए हैं। अब देखिए, अंग्रेजी ही विकास का अनिवार्य अनिवार्य चरण है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जर्मनी में जर्मन भाषा अभी भी चलती है, इटली में इतालवी भाषा अभी भी चलती है, रूस में रशियन भाषा अभी भी, या रूसी भाषा चलती है। तो जो भी, जितने भी, इजराइल इजराइल ने तो अंग्रेजी भाषा कभी लिखने के, उन्होंने तो अपनी पुरानी भाषा, जो बाइबल की एक पहले ओल्ड टेस्टामेंट की भाषा थी, उस भाषा में अभी व्यवहार करना आरंभ कर दिया है। तो ये बात मन से निकाल दें कि केवल अंग्रेजी के माध्यम से ही आप बहुत
बड़ी प्रगति कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मैं एक उदाहरण और बताना चाहूँगा आपको, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब हमारे भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक, अणुवैज्ञानिक थे, जिन्होंने बहुत से अण्वस्त्र बनाए, बहुत से, यानी एक दो नहीं अनेक अग्निबाण उन्होंने बनाए, रॉकेट्स बनाए। लेकिन उनका जो इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई है वो मलयालम भाषा में से हुई है। बाद में भी उन्होंने, वो दक्षिणात्य थे और मलयालम भाषा उत्तर भारत के लोग समझते नहीं थे, इसलिए अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दिया होगा उन्होंने। लेकिन उन्होंने अपनी सारी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा वो मलयालम भाषा में से प्राप्त की हुई है। और वैसे हजारों लोग हैं जो आगे चल करके मात्र अंग्रेजी की बैसाखी को छोड़ करके केवल अपनी एतद्देशीय भाषाओं के माध्यम से आगे बढ़े हैं। तो व्यवसाय में भी ये होना अवश्यंभावी है। अब देखिए, अब जब हम बैंक में काम करने जा रहे हैं, इसके पहले देखिए मैंने 2-4 वीडियो इसलिए बनाए थे कार्यालयीन भाषा पर, कार्यालयीन कार्यविधि पर। अब आपको बैंक और बैंकिंग की कार्यविधि भी समझनी पड़ेगी। आप भले ही कॉमर्स के छात्र हैं, आप भले ही वाणिज्य शाखा के छात्र हैं, लेकिन फिर भी जब तक आप इस बैंकिंग की कार्य प्रणाली को नहीं समझते तब तक ये आप जान नहीं सकते। इसलिए बहुत सी बातें इसमें आपको सीखनी पड़ेंगी। शायद आप सीख भी गए होंगे अंग्रेजी के माध्यम से या मराठी के माध्यम से, यानी साळुंके सर जी ने भी आपको बताई होंगी, काचित सर ने बताई होंगी, बिरड़ीकर सर ने बताई होगी, या अन्य किसी अध्यापक ने बताई होंगी। अब देखिए कि बैंक जो है हर देश का एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण वित्तीय केंद्र है। मतलब हर देश में आज बैंक है और बैंक के माध्यम से ही वित्तीय विकास हो सकता है। मुद्रा का क्रय विक्रय, मुद्रा मतलब जिसको हम नकदी कहते हैं, चलन कहते हैं, चलन मराठी में, करेंसी कहते हैं अंग्रेजी में, वह उस मुद्रा का क्रय विक्रय करना इसका प्रमुख कार्य होता है। यह उन व्यक्तियों से रुपया उधार लेते हैं जिनके लिए रुपयों की उपयोगिता कम है, मतलब ब्याज के लिए, और उन व्यक्तियों को उधार देते हैं जिनको रुपयों की आवश्यकता है, अधिक होती है। यह रुपया बैंक के द्वारा कम दर पर उधार लिया जाता है और अधिक दर पर बैंक से उधार लेने वाले व्यक्तियों को कर्जे के ब्याज के रूप में उनसे लिया जाता है। जनता को व्यावसायिक कामों के लिए ऋण लेने के साथ ही साख पत्र में इसका बहुत बड़ा विश्लेषण पहले किया था, अभी उसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगा मैं। साख पत्रों का निर्गमन करना और लॉकर्स की सुविधा प्रदान करना आदि कार्य भी बैंक द्वारा किए जाते हैं। उक्त सभी प्रकार के कार्य बैंक में विविध खातों के द्वारा होते हैं। अब ये खाते कौन कौन से हैं इनको समझना है। पहला खाता है स्थायी खाता, जिसको हम परमानेंट अकाउंट कहते हैं। इस खाते में राशि एक निश्चित समय के लिए जमा की जाती है, इसके पश्चात ही राशि निकाली जाती है। मतलब समझिए 10 वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए, 15 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, एक वो अकाउंट परमानेंट रहता है। कभी कभी इन खातों से राशि निश्चित समय से पहले भी सूचना देकर के निकाली जा सकती है जरूरत पड़े तो। इन खातों पर अन्य खातों की अपेक्षा अधिकतम ब्याज दिया जाता है, क्योंकि ये बीच में पैसा उठाते नहीं और बैंक को वो पैसा अन्य व्यवसायों में या यूं कहेंगे कि उनका ब्याज बढ़ाने के लिए काम में आ सकता है, इसलिए इस पर भी ज्यादा ब्याज दिया जाता है। राशि जमा करते समय बैंक ग्राहक को एक रसीद देती है। रुपया निकालते समय ग्राहक को रसीद वापस करना अनिवार्य होता है और ये रसीद अहस्तांतरणीय होती है। मतलब मेरे नाम का है, मेरे भाई के नाम में कर नहीं सकता, वो मेरी पावती मेरे ही नाम रहेगी, मेरी रसीद मेरे ही नाम रहेगी। दूसरे होते हैं बचत खाते, जिसको हम सेविंग अकाउंट कहते हैं। अंग्रेजी में सेविंग अकाउंट कहा जाता है, हिंदी में उसके लिए बचत खाता नाम है। बचत खातों के द्वारा छोटी छोटी बचत करने वाले व्यक्तियों को धन संग्रह करने की सुविधा प्रदान की जाती है। इन खातों पर स्थायी खातों की अपेक्षा कम दर पर ब्याज होता है, क्योंकि बचत वो केवल बचत कर रहे हैं, वो ऐसी बचत नहीं कर रहे हैं जिससे उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हो जाए या बहुत ज्यादा ब्याज मिल जाए। और ये इसकी मुदत जो होती है, इसकी अवधि जो होती है, वो स्थायी खाते की रकम रखने की इससे कम होती है थोड़ी, इसलिए इस पर कम ब्याज दिया जाता है। आवश्यकता के अनुसार सप्ताह में 2 या 3 बार उसकी राशि निकाली जा सकती है। खाता खोलते समय बैंक ग्राहक को एक राशि जमा करने की किताब या जिसको हम पासबुक कहते हैं वो दे देती है। राशि
निकालने के लिए पासबुक और निकासी पर्ची, जिसको हम विड्रॉवल स्लिप कहते हैं या विड्रॉवल फॉर्म कहते हैं, बैंक में प्रस्तुत करना पड़ता है, तो वो पैसे मिल जाते हैं। यह एक तयशुदा रकम पासबुक में स्थायी रूप से रखनी पड़ती है। जैसे अब देखिए, अब मेरा अकाउंट महाराष्ट्र बैंक में है, तो कम से कम उसमें 5,000 रुपये रखने पड़ते हैं। हमारा कौन सा खाता है? हमारा हमारा सैलरी अकाउंट है। सैलरी अकाउंट भले ही नाम हो, लेकिन वो है सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट पर कम से कम 5,000 रुपये इस समय रखने पड़ते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी बात है आपकी समझने के लिए। फिर उसके उपरांत तीसरा खाता होता है, वो होता है होम सेविंग अकाउंट, घरेलू बचत खाता। यह प्रणाली कुछ बैंकों के द्वारा प्रचलित की गई है, उतनी लोकप्रिय नहीं है, परंतु इसका उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ग्राहकों में मित व्ययता, मतलब जैसे ग्राहक के पास पैसे आ जाते हैं, वो कहीं गलत कामों पर उड़ा देता है, पैसा व्यसनों में उड़ा देता है, उसकी जगह वह बचत करना सीख जाए। घरेलू बचत हर रोज, आप समझिए, दैनंदिन का आज भी देखिए, मेरे ख्याल से जब भी कोई दुकान होती है, छोटी मोटी दुकान, तो उस दुकान में हर रोज पिग्मी एजेंट आते हैं, नाम देखें, वो इस प्रकार के हैं जो घरेलू बचत कर लेते हैं या व्यावसायिक बचत कर लेते हैं। हर रोज 10 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, छोटी छोटी रकमों से। तो ये धन मित व्ययता, मतलब बचत थोड़ी बहुत करनी जरूरी है। धन संग्रह को प्रोत्साहित करना होता है। ऐसा खाता खोलने पर बैंक अपने ग्राहक को एक तालाबंद लोहे की पेटी, आयरन सेफ देता है, जिसमें वो पैसे डालता है और महीने के महीने दे देता है। इतना उल्लेख, जिसकी चाबी बैंक के पास होती है। वो पेटी तो है ग्राहक के पास, लेकिन चाबी बैंक के पास है। इस पेटी में जैसे दान खाता होता है ना अपने मंदिरों में, मस्जिदों में, यानी हर धर्म के धार्मिक स्थलों में एक प्रकार से जब वहाँ कोई व्यक्ति आ जाता है, कोई भावक भक्त आ जाता है, तो वहाँ उसमें डाल देता है, तो उसकी चाबी तो मुख्य व्यक्ति के पास होती है। वो एक बार डाला हुआ पैसा वापस नहीं ले सकता, लेकिन वो दूसरे के लिए। लेकिन यहाँ बैंक की जो पेटी रखी होती है उस घर में या उस दुकान में, उसको बैंक के लोग आकर के 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना बराबर करने के बाद वो लेकर के जाता है और वो उसके अकाउंट में पैसे जमा हो जाते हैं। इस पेटी में ग्राहक समय समय पर रुपया जमा करता है और एक निश्चित समय के बाद बैंक में लिए जा जाता है, और बैंक पेटी खोल करके उस राशि उसके खाते में जमा करती है और पुनः ताला बंद करके वो पेटी उसे वापस कर देती है। जैसे छोटे बच्चों के पिगी बैंक रहते हैं ना, उस प्रकार से मान लो। इस खाते से चालू खाते की भांति चेक द्वारा रकम भी निकाली जा सकती है। अब आता है चालू खाता, जिसको कहते हैं हम करंट अकाउंट। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। देखिए, करंट बैंक अकाउंट या करंट अकाउंट या चालू खाता, चालू खाते में राशि जमा करने तथा निकालने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहता। यह इसकी मुख्य विशेषता है। साधारणतः इस खाते पर कोई ब्याज भी नहीं दिया जाता। इसके विपरीत यदि चालू खाते में राशि एक निश्चित मात्रा में कम होने की स्थिति में ग्राहक को बैंक चार्जेस देने पड़ते हैं। कोई बैंक राशि के एक निश्चित मात्रा से अधिक जमा राशि पर नाम मात्र का ब्याज देता है। वे लगभग ब्याज नाम मात्र होता है, निग्लिजिबल होता है। खाता खोलते समय ग्राहक का परिचय बैंक के किसी अन्य ग्राहक द्वारा कराया जाना आवश्यक होता है। खाता खोलने पर बैंक द्वारा ग्राहक को जमा करने वाली पुस्तक, जिसको हम पे इन स्लिप बुक कहते हैं, हिसाब किताब रखने के लिए एक पासबुक, और रुपया निकालने के लिए एक चेक बुक, जिसको धनादेश, चेक को हम धनादेश कहते हैं, धनादेश पुस्तक भी दे देते हैं। पासबुक समय समय पर लेखा करने के लिए, लेखा मतलब परीक्षण, लेखा परीक्षण करने के लिए, ऑडिट करने के लिए बैंक में प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा वापस लेने पर उसकी जांच भी होनी चाहिए। तो ये हुआ बैंक में प्रयुक्त होने वाले खातों के बारे में। 4 प्रकार के खाते हमने देखे हैं, और इन खातों में जो खाते होते हैं उनमें जैसे अभी हमने कहा दिया था कि 4 प्रकार जो है, स्थायी खाता है, बचत खाता है, घरेलू बचत खाता है और चालू खाता या करंट अकाउंट है। अब इसके बाद हमें देखना है कि बैंक में जो पत्राचार चलता है, जैसे हमने कुछ दिन पहले ऑफिस में जो वर्क होता है उसकी वीडियोस बनाई थी, या तासिकाएं ली थी, आभासी तासिकाएं, उसकी वीडियोस हमने भेज दी हैं आपको। उसी प्रकार से बैंक में जो कार्य होता है या बैंक का जो पत्राचार होता है, जैसे हमने कार्यालयीन पत्राचार में देखा था कि उसमें प्रारूपण लेखन होता है, उसके उपरांत टिप्पण लेखन होता है, उसके उपरांत पल्लवन और संक्षेपण होता है, और अंत में प्रतिवेदन होता है। उसी प्रकार से
खास खास करके कुछ विशिष्ट पत्र, खास करके बैंक के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले, और जो पहले बैंक ने छापे हुए होते हैं, बस उसमें ग्राहक का नाम या अकाउंट नाम डालना पड़ता है, इतना ही फर्क है। वो किस प्रकार के होते हैं इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। अब होता है बैंक पत्राचार। इस बैंक पत्राचार में देखिए, व्यक्ति या किसी प्रतिष्ठान को या कंपनी को बैंक से दो प्रकार के पत्राचार करने होते हैं, दो प्रकार का पत्र उन्हें लिखना पड़ता है। पहला होता है खाता खोलना, रुपए जमा करना, रुपए निकालना, चेकबुक समाप्त होने पर नई चेकबुक प्राप्त करना, बैंक ड्राफ्ट बनाना। अब डिमांड ड्राफ्ट तो अब लगभग चला गया, क्योंकि आजकल देखिए पेटीएम से, गूगल पे से बहुत सारा हो रहा है। लेकिन एक ज़माना ऐसा था जब हम नेट सेट की परीक्षा दिया करते थे, तो 3-3 4-4 घंटे हमें डिमांड ड्राफ्ट के लिए पंक्ति में खड़ा रहना पड़ता था। अब वो थोड़ा सा उसमें विकास हो गया। देखिए, मतलब देखिए, पहले प्रकार के काम कौन से होते पत्राचार के इसमें बैंक में? एक, खाता खोलना, रुपए जमा करना, रुपए निकालना, चेकबुक समाप्त होने पर नई चेकबुक की मांग करना, बैंक ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट बनाना संबंधी पत्राचार। ये एक प्रकार का हुआ। और दूसरे, ऋण प्राप्ति, मतलब कर्जा लेना, अधिविकर्ष, ओवरड्राफ्ट। कभी कभी क्या होता है कि अकाउंट में, जैसे मैंने कहा कि मेरे अकाउंट में कम से कम 5,000 रुपये होने अत्यंत जरूरी है, अगर गलती से मुझसे वो ज़्यादा विड्रॉल हो गए तो, या पासबुक में कुछ हिसाब में गलती हो गई है, तो धनादेश बाउंस हो गया, मतलब एक आध चेक जो दिया है वह मेरे खाते में तो पैसे नहीं है, और मैंने 10,000 रुपए का चेक किसी को दिया है, तो चेक बाउंस होकर के वापस आ जाता है, मतलब वो मराठी में वटत नहीं तो चेक। तो इस प्रकार के, या धनादेश खो गया, आपका चेक खो गया, इस संबंधी से पत्राचार भी करने पड़ते हैं। और इसमें दूसरे प्रकार का जो पत्राचार है उसमें तकरार ज्यादा है। हो सकता है अपनी ओर से कुछ गलती हुई हो या बैंक की ओर से कोई गलती हुई हो, तो इन सभी गलतियों के लिए करके अलग प्रकार का पत्र व्यवहार किया जाता है। लेकिन इसका जो पहला प्रकार है, खाता खोलना, रुपए जमा करना, रुपए निकालना, चेकबुक समाप्त होने पर नया चेकबुक प्राप्त करना, डिमांड ड्राफ्ट निर्माण तैयार करना वगैरह, इस प्रकार के लिए, ये पहले पत्र व्यवहार के लिए जो है, बैंकिंग का पत्र व्यवहार जो है, पत्राचार है, उसके लिए विहित फॉर्म प्रिंटेड मिलता है, मुद्रित होते हैं। और इसमें कौन कौन से होते हैं? एक, पहला, खाता खोलने के लिए प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र, जिसको हम अर्ज कहते हैं। समझिए, आपको स्कॉलरशिप प्राप्त करना हो रही है और आपको किसी एक विशिष्ट बैंक में ही अकाउंट चाहिए, ऐसा प्राचार्य जी ने कह दिया, तो आपको उस बैंक में जाकर के पहले उसका अर्ज लेना पड़ता है। अब पहले क्या था, सिर्फ कागज पे लिखने से काम नहीं। अब क्या हुआ है कि कहाँ क्या लिखना चाहिए, नाम, ग्राहक का नाम, क्या करता है क्या नहीं, उसके बाद जानकारी वगैरह 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 सारी, इस प्रकार का ये प्रिंटेड फॉर्मेट होता है। यानी एक मुद्रित आवेदन पत्र होता है जिसमें आप अपना नाम भर करके अपना खाता निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद निकासी पर्ची, मतलब आपको 1,000 रुपये निकालने हैं, 2,000 रुपये निकालने हैं, तो विड्रॉल स्लिप या निकासी पर्ची वहाँ होती है, वो भी प्रिंटेड होती है। फिर जमा पर्ची, पैसे जमा करने हैं, तो उसमें कौन कौन से नोट, कितने नोटों की संख्या कितनी है, इतने सहित कौन जमा कर रहा है, किस अकाउंट पे जमा कर रहा है, ये सारी चीज़ें अगर आपने नहीं देखी होगी तो जो मैंने PDF करके भेजी है वो आप ज़रूर देखें। उसके उपरांत डिमांड ड्राफ्ट पर्ची, ये भी डिमांड ड्राफ्ट पर्ची के भी अलग होती है, उसमें कितने रुपए का डिमांड ड्राफ्ट निकालना है वो सारी जानकारी आपको वहाँ देनी पड़ती है, किसके नाम से निकालना है ये देनी पड़ती है। और फिर होता है धनादेश यानी चेक। इन पर्चियों तथा बैंक से संबंधित पत्रों के निम्न कुछ उदाहरण आपके सम्मुख आज प्रस्तुत करने की हम कोशिश करते हैं। चालू खाता खोलने का आवेदन पत्र, स्वर्गलोक भंडार स्वर्णादि आभूषणों की प्रतिष्ठान, मनवंतर, बीड, महाराष्ट्र, फरवरी 20, 2001। तार, उसका अब तो ईमेल आ गया, तार स्वर्गलोक, फोन अमुक अमुक, पत्र संख्या ये, प्रबंधक, प्रबंधक महाराष्ट्र स्टेट बैंक, शाखा छत्रपति संकुल, बीड, महोदय, निवेदन है कि हम आपकी बैंक में अपने प्रतिष्ठान की ओर से एक चालू खाता खोलना चाहते हैं। तदर्थ हमारे प्रबंध संचालक श्री सदानंद भोसले जी आवश्यक आवेदन पत्र तथा 5,000 रुपये की धनराशि सहित आपकी सेवा में पहुंच रहे हैं। लेखा हमारे नाम से अंकित होगा, नमूने के हस्ताक्षर निम्नांकित हैं तथा बैंक द्वारा प्रदत्त आवश्यक प्रपत्र पर भी अंकित किए गए हैं। सधन्यवाद भवदीय कृते, कृते मतलब जिसने साइन करनी है उसका मुख्य व्यक्ति,
स्वर्गलोक भंडार, सुधाकर लेवेकर व्यवस्थापक, हस्ताक्षर के नमूने। अब देखिए, जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का बैंक में अकाउंट निकलने जा रहा है और जो इस व्यवहार से संबंधित है, ऐसे दोनों के हस्ताक्षर के नमूने उस अर्ज पर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो व्यक्ति बैंक के साथ व्यवहार करने वाला है अकाउंट निकालने के उपरांत, तो इस व्यवहार करते समय कोई अवांछित व्यक्ति व्यवहार न करे, इसलिए हस्ताक्षर के नमूने वो संजो करके रखते हैं। अब समझिए क्या हुआ था मुझसे एक बार, मैंने 5,000 का चेक किसी काम के निकाला, मेरे हस्ताक्षर में थोड़ा फर्क नजर आया, तो उन्होंने मुझे बुलाया और फिर 2-4 बार मुझे अलग अलग हस्ताक्षर करके वहां दिखाने पड़े। तो इस प्रकार से देखिए, ये भी जरूरी बातें होती हैं बैंकिंग व्यवस्था में। अब हमारे केवल 4 मिनट रहे हैं, तो इसमें देखिए संयुक्त बचत खाता खोलने संबंधी कोहिनूर जनरल। अब देखिए इसमें भी संयुक्त, अगर 2 व्यक्तियों के नाम से एक अकाउंट निकालना है तो ये भी इस प्रकार का भी अकाउंट निकाला जा सकता है। बचत खाता खोलने का फॉर्म वो भी है अलग प्रकार से, वो सब कुछ मैंने पीडीएफ में दिया है, आप उसे अच्छी तरह से देख लें, या इससे पहले भी आपने अनेक बार देखा होगा, वो केवल हिंदी में है, इतना ध्यान रखें। तो उसमें देखिए कि शाखा प्रबंधक, विषय, स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे नाम उसमें आ जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए बचत खाता खोलने के फॉर्म का पिछला भाग भी होता है, 2 मतलब आगे पीछे, जिसे बैक टू बैक जिसे हम कहें, इस प्रकार के 2 पृष्ठों का एक ही कागज पर 2 पृष्ठों का भाग होता है। तो उसमें भी अलग अलग, उसमें नमूना हस्ताक्षर, प्रमाण पत्र, वयस्क होने, जन्मतिथि वयस्क छात्रों, क्योंकि 18 साल से पहले तो नहीं अकाउंट अब निकाले जा रहे हैं, लेकिन बालिग होने तक कोई व्यक्ति उसकी देखभाल कर लेता है। फिर उसके आवर्ती जमा सूची का नमूना भी दिया गया है, इसमें अदा करता बैंक कौन सा है वगैरह वगैरह। ये भी मतलब कभी जमा चेक करते हैं या नगद करते हैं, इन सब की बातें इसमें आ जाती है। इसके उपरांत देखिए जमा पर्ची का पिछला भाग, निकासी पर्ची मतलब विड्रॉल स्लिप या विड्रॉल फॉर्म, उसमें भी वो सारी बातें वहाँ आ जाती हैं, आप उसे ठीक ढंग से देख लीजिए, इस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। उसके उपरांत देखिए कि चेक बुक प्रदान हेतु पत्र, वो भी एक छोटा सा पत्र होता है, जैसे कि शाखा प्रबंधक अमुक अमुक बैंक, विशेष चेक बुक प्रदान हेतु प्रिय महोदय, आपके बैंक में हमारा एक बचत खाता क्रमांक अमुक अमुक है, उसके व्यवहार के लिए हमें बार बार बैंक में आना पड़ता है, जो आजकल हमारे लिए संभव नहीं है। बचत खाते पर हमारा बैलेंस हमेशा 1,000 से ज़्यादा रहेगा, इसलिए उक्त खाते के अंतर्गत हमें बैंक का चेक बुक प्रदान करने का कष्ट करें। अब तो देखिए कोरोना के बाद, मतलब उससे पहले क्या था कि 10,000 की अगर राशि आपको निकालनी है तो आपको चेक 10,000 से आगे की चेक बुक लेना पड़ता था, उसके कम पर्ची में क्या। लेकिन अब तो ये कंपलसरी कर दिया कि 5,000 से ज़्यादा, 10,000 की जगह 5,000 से ज़्यादा पर्ची की जगह, विड्रॉल स्लिप की जगह केवल और केवल चेक का इस्तेमाल होगा। इस प्रकार के कुछ बदल भी हो रहे हैं। फिर चेक बुक खो जाने के संदर्भ में पत्र व्यवहार आप कर सकते हैं। चेक भुगतान रोकने के लिए, मतलब हमारा एक चेक था लेकिन हमसे कहीं खो गया है और कोई व्यक्ति आकर के कर सकता है, इसलिए अमुक अमुक क्रमांक का चेक आप भुगतान न करें। इस प्रकार के भी पत्र बनाए जा सकते हैं। उसके उपरांत धनादेश यानी चेक करने के बारे में भी पत्र बना सकते हैं। फिर उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट, या जिसको हम मांग ड्राफ्ट कहते हैं, या डाक अंतरण, देय बिल वगैरह वगैरह के लिए भी कुछ आवेदन ऐसे किए जाते हैं। आप वो अच्छी तरह से देख लीजिए। मेरे ख्याल से ये सब कुछ आपको साउंड के सर या बेरड़ी का सर या काशिद सर या फिर पांस मैडम ने पढ़ाया ही होगा। केवल उसको आप हिंदी के माध्यम से आपको पढ़ना है, इतना ही ध्यान रखना है। तो ये आज हमारा बहुत बड़ा भाग और हमारा पाठ्यक्रम लगभग पूरा हो गया है। अब केवल हमारा एक भाग रहा है बैंकिंग अनुवाद। देखिए वाणिज्य और मीडिया, इसके लिए बहुत सारे वीडियो जो हमने कॉमन में रखे थे, वो सब जनसंचार माध्यमों की बहुत सारे वीडियो हमने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किए हुए हैं, वो देख लीजिएगा। और अंत में रह जाता है आपका सिर्फ व्यावसायिक या बैंकिंग अनुवाद, उसको लेकर के सिर्फ एक दो तासिकाएँ हमारी लगेंगी। और मेरे ख्याल से आपकी परीक्षाएं 29 तारीख से शुरू हो रही हैं।
तो आपको परीक्षा के लिए बहुत बहुत बधाई। और इसके उपरांत देखिए 22, 23, 24 ये 3 दिन जो है आपके गूगल फॉर्म परीक्षाएं होंगी, जिसमें 25 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। अर्थात इस समय विश्वविद्यालय जिस प्रकार से ऑनलाइन परीक्षाएं लेता है, उसी प्रकार के प्रश्न आपको 4 मतलब यूं कहेंगे, क्या कहते हैं उसके लिए, हाँ, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं, ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं आपकी होंगी। और उसमें आप सभी मिलजुल कर हिस्सा लेंगे। मेरे ख्याल से बीकॉम द्वितीय वर्ष के लिए लगभग 32 छात्र हिंदी के लिए हैं। अब वो कम होकर के 29 हो गए हैं, शायद प्रथम वर्ष में कोई डूब के हों। तो ये कम से कम 29 छात्रों ने ये परीक्षाएं देनी है। तो इसमें विश्वविद्यालय की परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, इसका भी आपको सराव हो जाएगा, उसका अभ्यास हो जाएगा। हमारा समय भी समाप्त हो चुका है। आप सबको फिर से धन्यवाद। जय हिंदी, जय नागरी। फिर अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। परीक्षाएं ज़रूर दीजिए।